हेलो गाइस। सो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था निमोनिया। होप आपको वो अच्छा लगा होगा और आपके कंसेप्ट्स जो हैं उसको लेके वो क्लियर हो गए होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी जो मैं देना चाह रही थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम ब्रोंकियल अस्थमा करेंगे। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, होता क्या है, ये सब कुछ कवर करेंगे। ये थोड़ा टॉपिक लेंथी है तो इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम उसकी डेफिनेशन एंड उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो होता क्या है। तो आज का टॉपिक है ब्रोंकियल अस्थमा। सो हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है कि ये क्या है हमारा, जैसे कि सपोज़ कि ये मैं अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाऊं, ठीक है, तो ये ब्रोंकियल अस्थमा जो है ये डिज़ीज़ होती है किसको लेके, एयरवेज की, डिज़ीज़ ऑफ एयरवेज। ये डिज़ीज़ तो है बट ये प्रोड्यूस कैसे हुई, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के कारण प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कुछ एजेंट होता होगा या कुछ भी ऐसा कोई स्टिमुलस होता होगा जिसके कारण हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, रिस्पॉन्स है टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलस। तो इन तीनों के कारण हमारी हाइपर सेंसिटिविटी जो है उसके कारण क्या हो सकता है, रिवर्सिबल, हाईलाइट हमें करना है वर्ड रिवर्सिबल, नैरोइंग ऑफ एयर पैसेजेस। तो हमारे एयर पैसेजेस, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ये सब इनकी ये ब्लॉक हो जाते हैं। बट होता क्या है, ये रिवर्सिबल ब्लॉकिंग। तो रिवर्सिबल वर्ड को समझना है, ठीक है। तो मतलब कि जब भी हम इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह यूज़ करेंगे तो वो बाद में नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ एयरवेज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच इज़ अ रिस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलस रिजल्टिंग इन रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयर पैसेजेस। तो आपको ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है इसको देखने से आपको डेफिनेशन दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, डिजीज़ ऑफ एयरवेज जो कैसे प्रोड्यूस होता है बाय हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, रिस्पॉन्स होता है टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलस। तो जिनके कारण ये सारा रिजल्ट क्या हमारा आ जाएगा, रिजल्टिंग इन रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयर पैसेजेस। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स, ठीक है। सो टाइप्स इसकी ये मेन दो टाइप्स में डिस्कस होता है, एटॉपिक अस्थमा एंड नॉन एटॉपिक अस्थमा। तो टाइप्स जो हैं वो हमारी दो थी, एटॉपिक एंड नॉन एटॉपिक, ठीक है। एटॉपिक को एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं और नॉन एटॉपिक को नॉन एलर्जिक अस्थमा भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो उसकी बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एटॉपिक अस्थमा और दूसरा नॉन एटॉपिक अस्थमा। तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस जो है वो क्या है कि एटॉपिक अस्थमा को मैंने यहाँ पे बताया कि उसको एलर्जिक अस्थमा भी बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट से कोई एलर्जन होगा जो एटॉपिक अस्थमा को वो कर रहा है ना, स्टिमुलस दे रहा है, मतलब एटॉपिक अस्थमा हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एलर्जन, ठीक है। तो एक्सटर्नल एलर्जन कोई भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स में हम एक्सटर्नल एलर्जन की एग्जांपल्स में हम पोलन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉल्यूटेंट्स हो गए, उसके बाद एनिमल डेंडर्स,
मतलब जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में कौन से, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, तो जिनके बाल झड़ते हैं या ऐसा कुछ भी, ठीक है, उसके कारण क्या हो सकता है, एलर्जेंस हैं ये सारे, और एक डस्ट भी होता है मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो ये सारे मैंने एलर्जेंस के नाम लिखे हैं जिनके कारण एटॉपिक अस्थमा हो सकता है। पर जो हमारा नॉन एटॉपिक है, इसका कोई भी एलर्जन नहीं होता, तभी हम इसको नॉन एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं, है ना। तो नॉन एटॉपिक अस्थमा में इंट्रिंसिक फैक्टर रोल प्ले करता है। इसकी जो भी पैथोलॉजी है या इसका कोई भी कॉज है, वो अभी तक भी उस पर स्टडी चल रही है। कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट ये नहीं है कि हाँ ये वाला जो चीज़ है इससे नॉन एटॉपिक अस्थमा होता है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर से होता है, इसीलिए इसको अलग नेम से बुलाया जाता है, इंट्रिंसिक अस्थमा। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक अस्थमा, ठीक है। उसके बाद अब हमारा सेकेंड डिफरेंस आएगा, जो हमारा एटॉपिक अस्थमा है। अब देखो एलर्जन के कारण हो रहा है, तो हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट जो भी होंगे, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बट इसमें कोई भी एलर्जन नहीं इन्वॉल्व, तो ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि कहीं कुछ ऐसे था कि उनके मम्मी पापा को अस्थमा था, तो इनको, उनके बच्चों को भी इसीलिए अस्थमा हुआ, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये भी क्या है, नेगेटिव। उसके बाद क्या है कि जो हमारा एटॉपिक अस्थमा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा वीज होता है, एक होता है विजिंग और एक होता है कफ, ठीक है। तो जो विजिंग होती है एटॉपिक अस्थमा में, ये ज़्यादा होती है, मोर विजिंग एंड लेस कफ। तो चलो हम पहले अब विजिंग का मतलब समझते हैं। तो विजिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी पर्सन जो है वो ब्रीथ कर रहा है, उसके साथ एक रैटलिंग साउंड आ रही है, रैटलिंग साउंड या जैसे सीटी की आवाज़, ठीक है, रैटलिंग साउंड या विस्लिंग साउंड, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एटॉपिक अस्थमा में विजिंग ज़्यादा होती है और कफ कम होता है। बट इसका ऑपोजिट है हमारा नॉन एटॉपिक में, जिसमें जो कफ है वो ज़्यादा होगा, बट जो विजिंग है वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एटॉपिक अस्थमा है, ये सीजनल होता है, मतलब कि सीज़न के चेंज होने से भी हमने देखा होगा कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है ना, एलर्जिक अस्थमा हो सकता है, तो ये सीजनल होता है, बट ये नॉन सीजनल ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो एटॉपिक है ये एपिसोडिक होता है, मतलब कि पेशेंट को बीच बीच में थोड़ा रिलीफ भी मिलता है। एकदम अस्थमा का अटैक आया, उसके बाद कुछ टाइम रिलीफ मिला अटैक आने के बाद, फिर उसके बाद अटैक आया। बट इसमें क्या है, नॉन एपिसोडिक, मतलब कंटिन्यूसली अटैक जो है वो परसिस्ट करता है, ठीक है। अब ये जो एपिसोड्स हैं ये कभी भी आ सकते हैं, कभी भी का मतलब चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, कैन अक्कर एनी टाइम, ठीक है, ईदर डे और नाइट। बट जो हमारा नॉन एटॉपिक है ये नॉन एपिसोडिक तो है, बट एपिसोड्स जो हैं, एपिसोड्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये जो नॉन एटॉपिक अस्थमा है ये सिर्फ रात को, मोस्टली ये रात को ही होता है, कैन अक्कर ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, नॉक्टर्नल अस्थमा, नॉक्टर्नल, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो अस्थमा में ड्रग यूज़ होती है वो है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। तो ये जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है ये इफ़ेक्टिव होती है इन एटॉपिक अस्थमा, ठीक है, इज़ इफ़ेक्टिव। बट उसमें क्या है, ये नहीं इफ़ेक्टिव होती एटॉपिक अस्थमा में, ठीक है। एटॉपिक अस्थमा जो है ये चिल्ड्रंस को होता है, सो अफेक्ट्स चिल्ड्रन,
बट जो हमारा नॉन एटॉपिक है ये मोस्टली अडल्ट्स को अफेक्ट करता है, सो अफेक्ट्स एडल्ट। तो हमने टोटल कितने डिफरेंस किए एक बारी देखते हैं। तो कॉज्ड बाय एलर्जेंस, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट, फैमिली हिस्ट्री, सिम्टम्स किए हमने। फिर सीजनल है, एपिसोडिक है, एपिसोड्स कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इफेक्टिव होता है और चिल्ड्रन को कॉमनली इफेक्ट करता है। तो टोटल 9 किए। अब इसको लर्न करने का एक मेथड बताती हूँ। देखो, जो नॉन है टॉपिक है वो शुरू से ही नेगेटिव है, नॉन आ गया ना वर्ड, तो इसमें हर एक चीज़ जो है वो नो में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। जैसे हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट वो नेगेटिव, फैमिली हिस्ट्री वो नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद सीजनल है नहीं, नॉन सीजनल है, नॉन एपिसोडिक है, नाइट को होता है, सो अगेन नो आ गया, नॉक्टर्नल बस। और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट वो भी इफ़ेक्टिव नहीं है, नॉट इफ़ेक्टिव, तो फिर नो आ गया, है ना। तो बस यही है हमारा ए टॉपिक एंड नॉन ए टॉपिक अस्थमा। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम कुछ इवेंट्स देखेंगे इसके जिसके कारण अस्थमा हो सकता है, एंड फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और अगर आपको इसी पीडीएफ के या इसी टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए होंगे तो वो मुझे आप बता देना कमेंट्स में, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।